वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन। एम्फीबियन में जो पेरेंटल केयर पाई जाती है इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पेरेंटल केयर जिसको पैतृक रक्षण कहते हैं और यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे वो एम्फीबियन में बात करेंगे, यानी जो क्लास एम्फीबिया है उसके अंतर्गत जो फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर्स और सिसिलियन जो पाए जा रहे हैं उनमें पेरेंटल केयर जो शो की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पेरेंटल केयर होती क्या है, पेरेंटल केयर किसको कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि लुकिंग और टेक केयर, यानी हम देखभाल करना अब किन की, ऑफ एग्स or young until they have independent to defend themselves from predators is known as parental care। यानी पेरेंटल केयर को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि पेरेंट्स के द्वारा बच्चों की या अंडों की देखभाल करना जब तक कि वो अपने जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे बचने की तरकीब नहीं सीख लेते, उनसे इंडिपेंडेंट तरीके से वो रहना सीख नहीं लेते, तब तक उनकी देखभाल करना पेरेंटल केयर कहलाता है। द हाई डाइवर्सिटी इन पेरेंटल केयर इज फाउंड इन एम्फीबियंस रादर देन अदर ग्रुप्स। ये पूरे जी एनिमल जगत में, पूरे एनिमल किंगडम्स में जितने भी जो क्लास हैं या जीव जंतुओं का जो वर्ग है उसमें सबसे अधिक जो डाइवर्सिटी पाई जाती है पेरेंटल केयर में वो एम्फीबियंस में पाई जाती है। यानी जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की पेरेंटल केयर शो की जाती है। हम आगे वीडियो में जानेंगे कि ये किस किस तरह से अपने बच्चों के लिए या अंडों के लिए या अपना जो नेस्ट है उसको बचाने के लिए क्या एफर्ट्स करते हैं या उनके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं। पेरेंटल केयर इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड डाइवर्सिटी। पेरेंटल केयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी बहुत ही महत्व का है, क्योंकि पेरेंटल केयर के द्वारा ही ये डिफाइन किया जाता है कि पर्टिकुलर जो जाति का जीव कितना सरवाइव करता है, उसकी डाइवर्सिटी कितनी होगी, ये भी पेरेंटल केयर पर डिपेंड करता है। डाइवर्सिटी अधिक हो रही है, पेरेंटल केयर वहाँ पर ज़्यादा हो रही है। हालांकि पेरेंटल केयर इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी ऑफस्प्रिंग यानी कितने बच्चे उत्पन्न करते हैं। जितनी अधिक संख्या में बच्चे उत्पन्न होते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं, उतनी कम पेरेंटल केयर शो की जाती है। लेकिन फिर भी पेरेंटल केयर अपने बच्चों के सर्वाइव के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए और उनकी डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। पेरेंटल केयर जो एम्फीबियंस में जो पेरेंटल केयर शो की जाती है वो 50-50% शो की जाती है। यानी उसमें मैटरनल्स मीन्स माता मदर के द्वारा भी उसमें पेरेंटल केयर शो किया जाता है, और पैटर्नल यानी जो फादर होगा उसके द्वारा, यानी जो मेल पार्टनर होगा उसके द्वारा भी पेरेंटल केयर शो की जाती है। जनरली हम ये देखते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ मैटरनल का ज़्यादा योगदान होता है। मदर ज़्यादा अपनी पेरेंटल केयर करती है, अपने बच्चों की रक्षा ज़्यादा करती है, उनकी टेक केयर ज़्यादा करती है। लेकिन एम्फीबियंस में इसका रेशो बराबर होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही बराबर योगदान देते हैं। The methods of caring by amphibians generally fall under two broad category। एम्फीबियंस में जो पेरेंटल केयर शो की जाती है उसको हम मुख्य रूप से या विस्तृत रूप में कहें, हम उसको दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। दो प्रकार की कैटेगरी हमने बनाई है। पहली कैटेगरी वो है जिसमें प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नेस्ट जो बनाते हैं उसकी प्रोटेक्शन की जाए, या नेस्ट बनाने को नर्सरीज जहाँ पर वो रहते हैं उनके बच्चों को जहाँ पालने का जो आवास होता है, और शेल्टर्स जो उनका आवास है, जो घर है, उनके बारे में, और डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। इसके अलावा जो दूसरा मेथड्स है उसमें पेरेंट्स के द्वारा बच्चों की सीधे देखभाल की जाती है, वहाँ खुद उपस्थित रहकर देखभाल की जाती है। अब हम समझते हैं ये पहला प्रोसेस, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर्स। यानी जो फ्रॉग होंगे या टोड्स होंगे, सैलामेंडर्स होंगे या सिसिलियन जो होंगे वो नेस्ट भी बनाते हैं,
अपना जो शेल्टर होता है, अपना जो घर होता है, उसकी रक्षा भी करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ टाइप्स के थ्रू इसको जानने का प्रयास करते हैं। इन एपोडेंस एंड सैलामेंडर्स, एपोडेंस कौन हो गए? एपोडा, ऑर्डर एपोडा के अंतर्गत शामिल है ये। आपको क्लासिफिकेशन एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। क्लास हम जाने एम्फीबिया, इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर हैं, 3 ऑर्डर हैं, जिसमें पहला ऑर्डर है एपोडा, सेकेंड ऑर्डर है यूरोडेला और थर्ड जो ऑर्डर है एनूरा है। एपोडा में जो सिसिलियन है, वर्म लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे जिम्नोफियोना, इक्तियोफिस, वो इसके अंतर्गत शामिल है। यूरोडेला में सैलामेंडर्स है, न्यूट्स है, नेक्टोरस है, वो शामिल किए गए हैं। और एनूरा में जो फ्रॉग और टोड है उनको शामिल किया गया है। एम्फीबिया का मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। एम्फीबियंस में जो एपोडेंस और सैलामेंडर्स हैं उनमें जो पेरेंटल केयर शो की जाती है बाय फीमेल्स, अधिकांश इनमें फीमेल पेरेंटल केयर शो करती है। लेकिन जो एनूरेंस हैं जिनकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है एम्फीबियंस में, उनमें मेल के द्वारा पेरेंटल केयर ज़्यादा शो की जाती है। मींस अगर हम टोटल एग्जाम्पल लें कि फ्रॉग में, टोड में, मींस एनूरेंस में, तो एनूरेंस के मेल जो होते हैं, मेल पार्टनर जो हैं, उनके द्वारा पेरेंट बच्चों की अंडों की और शेल्टर की रक्षा की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनूरेंस में मेल ज़्यादा योगदान दे रहा है और एपोडेंस और सैलामेंडर्स में फीमेल अपना योगदान देती है। एम्फीबियंस हैव इवॉल्व वेरियस मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर्स। एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर के लिए कई प्रकार के मेथड्स हैं, जैसे फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी देखो पहली बात है कि जो पेरेंटल केयर है उसमें वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की, अंडों की, या जो घर बनाते हैं जहां उनको एग लेइंग करना होता है, उनकी रक्षा करनी है। तो सबसे पहला कि वो अंडे कहाँ पर देंगे, कौन से स्थान पर देंगे, तो सिलेक्शन ऑफ साइट हो गया, कौन सी जगह पर वो अंडे देंगे, तो उसको भी एक तरह से पेरेंटल केयर में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि उसका सिलेक्शन करना, तो उसके लिए हो सकता है उनको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है तो उसके अकॉर्डिंग पेरेंटल केयर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। डिफेंडिंग एग्स और टेरिटोरीज, जो एग और जो टेरिटोरीज है, जो उनका क्षेत्र है, उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। इसके अलावा डायरेक्ट डेवलपमेंट, कुछ ऐसे भी फ्रॉग होते हैं जो कि डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं ताकि उनके जो एग होंगे या उनके जो लार्वा होंगे वो स्टेज से बच सके और डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सके, ताकि उनको एनिमीज से जो खतरा कम से कम हो जाता है, प्रेडेटर से खतरा कम से कम हो जाता है। इसके अलावा मड नेस्ट, जो कीचड़ जो होता है, मड यानी कीचड़ हो गया, दलदल कह सकते हैं, तो उसमें नेस्ट बनाते हैं। कुछ फोम नेस्ट भी क्रिएट करते हैं, फोम झाग वाला जो नेस्ट होता है उसको भी बनाते हैं। एक एक को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी जहां पर वो एग लेइंग प्रक्रिया करते हैं उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे या कहां पर वो जनरली प्रीफर करते हैं, इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। मैनी एम्फीबियंस ले एग्स इन प्रोटेक्टेड साइट्स, मोस्ट ऑफ विच आर ऑन मॉइस्ट लैंड। अधिकांश जो एम्फीबियंस हैं वो अपने जो अंडे देते हैं वो प्रोटेक्टेड साइट पर देते हैं, यानी ऐसा स्थान चूज करते हैं जो सुरक्षित हो, प्रीडेटर से छुपा हुआ हो, जहां वो आसानी से एग लेइंग प्रक्रिया कर सकें। और वो स्थान ऐसा होता है कि वो उसमें आसपास नमी युक्त होता है, या हम कहें मॉइस्ट लैंड पर ये अपने अंडे देने का काम करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रॉग पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो कि जल से निकलकर स्थल भाग पर पहुँचे, लेकिन पूर्णतया ये स्थल भाग पर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो इनके रिप्रोडक्शन से संबंधित था, यानी इनके जनन से संबंधित है
कि ये जनन प्रक्रिया के लिए इनको वापस पानी में आना पड़ता है। तो जैसे इनको वापस पानी में आना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके एग जो होते हैं एनेमनियोट्स होते हैं, इनके एग के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी पानी के अंदर होता है या मॉइस्ट नमी वाले स्थान पर यह प्रक्रिया होती है। कुछ में ये प्रक्रिया झाग बनाकर भी ये प्रक्रिया संपादित की जाती है। ऑल ओवर मीनिंग ये है कि जो ये साइट सिलेक्शन करेंगे उसमें नमी युक्त होना चाहिए वो। और कुछ ऐसे भी फ्रॉग हैं जो अपना नेस्ट जो बनाते हैं वो ट्री के ऊपर बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। मैनी ट्री फ्रॉग। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि देखो कुछ जो ट्री फ्रॉग होते हैं उनमें अधिकांश जो ट्री फ्रॉग होते हैं जैसे कि रेकोफोरस एक जीनस है, स्पीसीज जैसे रेकोफोरस मालाबारिकस है, रेकोफोरस मैक्सिमस है, ये स्पीसीज का नाम है। जैसे रेकोफोरस एक जीनस है, ऐसे ही हाइलोडेस एक जीनस है। ये क्या करते हैं? ले देयर एग नॉट ऑन लैंड। ये अपने अंडे जो देते हैं वो मिट्टी पर नहीं देते बल्कि पत्तियों पर देते हैं और ब्रांचोस पे देते हैं। जो ब्रांच होती है, पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, वहां पर अपने अंडे देते हैं। ओवर हैंगिंग वाटर्स। और ये ब्रांचेस कहाँ होगी? पानी के समीप होगी, जहां वो पानी में आसानी उनके पास में नमी मिल सके। और जब भी ये एग ले होकर हेच करते हैं, यानी जब लार्वा में कन्वर्ट होते हैं तो पानी में जाकर गिर जाते हैं और वहां पर सरवाइव करते हैं। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल जैसे कि सेंट्रोलेलिना में क्या होता है? इनके एग्स आर स्टेक ऑन लीफ ऑफ प्लांट्स एंड प्रोटेक्टेड बाय मेल्स। अब जो सेंट्रोलेलिना जो एक ट्री फ्रॉग है वो अपने अंडे पत्तियों के ऊपर चिपका देता है, जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है उनके ऊपर चिपका देता है और इन चिपके हुए एग की जो रक्षा का काम है वो मेल के द्वारा किया जाता है, नर के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल है रेकोफोरस मालाबारिकस आल्सो स्टैक देयर एग ऑन हैंगिंग लीफ। रेकोफोरस मालाबारिकस जो कि साउथ इंडियन रीजन में पाया जाता है, एक फ्रॉग है, ट्री फ्रॉग है जो पेड़ों के ऊपर ये जनरली पाया जाता है। ये भी अपने अंडे जो हैंगिंग जो लीव्स होती है, झूलती हुई लटकती हुई जो पत्तियां होती हैं जो पानी के समीप हो, वहां पर ये अंडे उनकी पत्तियों के ऊपर चिपका देता है। मैनी ट्रॉपिकल फ्रॉग्स एंड टोड ले एग्स ऑन लैंड देयर वाटर। यानी जो अधिकांश जो फ्रॉग और जो टोड होते हैं इनका एग लेइंग की प्रक्रिया पानी के नज़दीक स्थान पर की जाती है ताकि उनको नमी मिल सके, क्योंकि फ्रॉग के एग डेलिकेट्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये सेंट्रोलेलिना है जिसने अपने एग जो है, ये एग है, ये लीव किस पे दिए हुए हैं? लीव्स पे, पत्ती पर दिए हुए हैं, ये इस पे एक साथ चिपका देते हैं। जैसे ही इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती रहती है, ये पानी के अंदर गिर जाते हैं और यहाँ पर लार्वा जो टेडपोल लार्वा है वो विकसित हो जाते हैं। ऐसे ही ये भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फ्रॉग जो ट्री फ्रॉग है वो अपने एग लीफ के ऊपर चिपका देते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, डिफेंडिंग एग्स और टेरिटोरीज। अपने अंडों की सुरक्षा करना और अपने जो टेरिटरी है उसकी भी सुरक्षा करना। इन यूरोडेला, यूरो का मतलब हो गया टेल, और जिनमें पूंछ पाई जाती है, तो ऐसे कौन से हैं? वो हैं सैलामेंडर्स हैं, न्यूट्स हैं। यूरोडेला मेल ऑफ क्रिप्टोब्रांकस एंड हाइनोबियस क्या करते हैं? ड्राइव अवे ऑल एनिमीज एक्सेप्ट ड्राइव फीमेल्स ऑफ आवर स्पीसीज। ये अपने जो क्षेत्र होता है, अपनी जो टेरिटरी है, उनकी जो रक्षा की जाती है मेल के द्वारा की जाती है और सिर्फ ये फीमेल को ही अलाउ करते हैं, जो बाकी किसी को ये अपनी टेरिटरी में अलाउ नहीं करते। एंड्रियास जापोनियस ऐसा एक फ्रॉग है जो सेक द एग फॉर प्रॉपर एरेशन। प्रॉपर एरेशन मीन्स अच्छे से उनको हवा मिल सके, ऑक्सीजनेटेड
पानी के जिसमें वो रह रहे हैं वो ऑक्सीजन उसमें मिल सके प्रॉपर, तो उसके लिए ये अंडों को इधर उधर हल्का सेक करते हैं, मूव करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की, यानी कुछ ऐसे फ्रॉग हैं जिनको जिस आवास में वो रहते हैं उसमें कई प्रकार के खतरे होते हैं। वो एग लेइंग करने में भी उनको, जैसे जिस आवास में वो रहते हैं, क्या कर रहा है यार महेंद्र। इसी में हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड्रियास जापोनियस। एंड्रियास जापोनियस एक फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम है। ये क्या करते हैं, सेक द एग्स फॉर प्रॉपर एरेशन। उनके एग को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके इसलिए वो एग को सेक करते हैं, मूव करवाते हैं अपने स्थान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जो फ्रॉग अंडे जो दे रहे हैं उनसे सीधे ही यंग वन उत्पन्न होते हैं, उनसे सीधे ही बच्चे उत्पन्न होते हैं। मीन्स यहाँ पर लार्वा अवस्था नहीं पाई जा रही है। लार्वा अवस्था नहीं पाए जाने से इनके कई प्रकार के जो प्रेडेटर्स हैं या वातावरणीय जो कई प्रकार के जो खतरे होते हैं उनसे बच जाते हैं ये। तो इसमें से सम ट्री फ्रॉग और कुछ टेरेस्ट्रियल ऐसे फ्रॉग होते हैं, टेरेस्ट्रियल फ्रॉग सच एज, जैसे कि फ्रॉग के नाम है आर्थ्रोलेंटिस एंड हाइलोडस जीनस की कुछ स्पीसीज हैं। वो अपने हैग से सीधे डायरेक्ट ए लिटिल फ्रॉग मतलब लिटिल जो छोटे छोटे जो फ्रॉग होते हैं उनको जनरेट करते हैं, उनको पैदा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक मेंढक की एक स्पीशीज है जो कि अपने अंडों से इनके छोटे छोटे सीधे ही बच्चे निकल रहे हैं। यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं जो ये एक यूरोडेल है उसके द्वारा सीधे ही अपने जो एग की है उनकी रक्षा की जा रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मड नेस्ट के बारे में, यानी जो अपना घर बना रहे हैं वो मड में बना रहे हैं, कीचड़ में जो बना रहे हैं, जिसको हम नर्सरीज भी कहते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने का प्रयास करते हैं। इन द ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग हाइला फेब्रे जो है इसका, ये तो हो गया इसका कॉमन नाम, और ये हो गया हाइला फेब्रे के क्या हो गया वैज्ञानिक नाम है, इसी फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम है। द मेल डिग्स ए लिटिल क्रिएटर लाइक और नर्सरी इन मड इन ए शैलो वाटर इन विच द फीमेल ले हर एग्स। अब इसमें देखो मेल और फीमेल दोनों ही अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। मेल तो क्या है, जो कीचड़ होती है या मड होती है, शैलो वाटर होता है जहाँ दलदल होती है, वहाँ पर एक गड्ढा क्रिएट करता है, एक क्रिप्ट क्रिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, मेल के द्वारा ये नेस्ट बनाया जाता है और फीमेल यहाँ पर आकर एग देते हैं। तो ये स्पेशल एग्जांपल है कि मड नेस्ट, मड का कीचड़ का एक नेस्ट बनाना। अब हम समझते हैं फोम नेस्ट के बारे में। फोम नेस्ट क्या होता है? फोम नेस्ट हिंदी में झाग, इसको घोंसला कहें। मैनी एम्फीबियंस, बहुत से एम्फीबियंस कन्वर्ट कोपियस म्यूकस सिक्रीशन इनटू नेस्ट फॉर देयर यंग। जो ये जो ग्लैंड होती है कोपियस, वो ग्लैंड क्या करती है, अपना जो सिक्रीशन म्यूकस लाइक जो सिक्रीशन कर रही है वो नेस्ट के समान बना रही है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देखते हो, ये जो फोम लाइक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके प्रोडक्शन होने से जो एग लेइंग की प्रक्रिया होगी या एग होंगे इनके अंदर, इस फॉर्म में दिए जाएंगे। इस फॉर्म में होने से इनको कई प्रकार के वातावरण से बचने की सुविधा मिलती है, मॉइस्ट इनको चारों तरफ से मिल जाएगी। इन जापानीज ट्री फ्रॉग रैकोफोरस सेगिली, द मेटिंग कपल dig a hole or tunnel into which eggs are left into friendly mass of avoid desiccations। ये जो फ्रॉग है जापानीज ट्री फ्रॉग रैकोफोरस सेगेली में क्या होता है, ये मैटिंग जब करते हैं उस समय जो फोम नेस्ट होता है उसमें एक टनल बनाई जाती है, एक होल बनाया जाता है, एक छेद बनाया जाता है, और उस छेद के उस होल के अंदर की तरफ ये एग देते हैं और चारों तरफ से इसके फोम कवर हो जाता है, यानी जो झाग है वो कवर हो जाते हैं और अंदर वो कई प्रकार के जो ड्राई हैबिटाट से बचने के भी अनुकूलन है।
अब हम समझते हैं नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है पेरेंटल केयर का। अब हम समझते हैं सेकंड मेथड्स को, जिसमें डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा सीधे जो एग होंगे या उनके बच्चे होंगे उनकी सुरक्षा की जाती है। इसमें कुछ जो इक्तियोफिस है, कुछ सैलामेंडर की स्पीसीज है और फ्रॉग एंड टोड्स के द्वारा भी ये प्रक्रिया शो की जाती है। पेरेंटल केयर की जो प्रक्रिया है ये शो की जाती है, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कॉइलिंग अराउंड एग्स, एग के चारों तरफ मतलब घेरा बनाना, कॉइलिंग करना, ये प्रक्रिया दर्शाई जाती है इक्तियोफिस के द्वारा। इक्तियोफिस जो कि एक एपोडेंस है। द एपोडेंस सच लेइंग एग्स इन द शैलो होल नियर द वाटर बॉडी एंड कॉइल्स हरसेल्फ अराउंड द जिलेटिनस एग मास, यानी जो वाटर बॉडी होगी उसके पास में इक्तियोपियस या एपोडेंस की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो वहां पर वाटर बॉडी के पास में एक गड्ढा बना लेती है और उस गड्ढे में अंडे देने का काम करती है। अब अंडे क्या है, जिलेटिनस आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो एग मास की तरह रहते हैं, यानी एक जगह क्लोट रहते हैं, एक जगह इकट्ठे रहते हैं। इन एक जगह इकट्ठे हुए अंडों के चारों तरफ कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो इनको अपना शरीर के कोयल करके इनका घेराव बना के रखती हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इक्तियोफिस हो गए, ऐसे ही है मेगालोबैट्रिकस मैक्सिमस, लार्ज एडिबल जो सैलामेंडर्स है उसके द्वारा भी ये प्रक्रिया दर्शाई जाती है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, ये एक सैलामेंडर्स है जिसके द्वारा ये प्रक्रिया दर्शाई जा रही है। इसके अलावा जो इक्तियोफिस है इसने भी अपने जो एग ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको चारों तरफ से बॉडी की कोयल करके रक्षा कर रहे हैं। मैनी एम्फीबियंस कैरी द एग्स ग्लूड टू देयर बॉडी। अब बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस हैं जो अपने एग को एग ग्लू की सहायता से, एग ग्लू का मतलब ये हो गया एग आपस में चिपके हुए रहते हैं, एक ग्लू की तरह काम कर रहे हैं, तो उन एग को जो चारों तरफ म्यूकस जो मेम्ब्रेन से बना होता है उनकी अपनी बॉडी के साथ में जोड़कर उनको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं। डायरेक्ट केयरिंग मेथड्स जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी जो डायरेक्ट सीधे जो रक्षण की प्रक्रिया होती है, पैतृक रक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कई प्रकार से बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले है एडिशन विथ बॉडी, यानी उनके जो शरीर होता है उसके साथ जुड़ाव होना। डेवलपमेंट ऑफ मार्सुपियम, मार्सुपियम का निर्माण होना। मार्सुपियम मार्सुपेलिया में हमने पढ़ते हैं, जैसे कंगारू में इमेच्योर जो बेबी है उसका जन्म दिया जाता है, कंगारू में मार्सुपियम पाई जाती है क्योंकि उसमें फुल डेवलप बच्चे डेवलप नहीं होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो एम्फीबियंस हैं उनमें मार्सुपियम पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं होकर एग रखे जाते हैं। इस जो मार्सुपियम जो थैली होती है, पाउच होता है, उसमें एम्फीबियंस के अंडे रखे जाते हैं। ऑर्गन्स एज ब्रॉड पाउच, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो ब्रॉड पाउच के रूप में एक थैले के नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं और उसमें स्टोरेज रहते हैं। इन सब के अलावा एक और इसमें पाई जाती है ओवोविविपेरिटी, या हम सिंपल कहें विविपेरिटी, यानी कुछ ऐसे होंगे जो बच्चे देंगे, एंडो से सीधे ही बच्चों का डेवलपमेंट होता है। इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का विविपेरिटी इनमें पाई जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन विथ बॉडी, यानी उनकी बॉडी के साथ में किस प्रकार से जुड़ाव होता है। सबसे पहले आप डायग्राम में यहां देखिए, ये है एक एलाइटस मिडवाइफ टोड जिसको कहते हैं। इसने अपने जो फीमेल के द्वारा जो दिए गए एग हैं इनको मेल फ्रॉग के द्वारा, एक्चुअली ये मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग, जिसके द्वारा फीमेल के द्वारा दिए गए अंडों को अपने पैरों पर, मेल अपने पीछे वाले पैरों पर चिपका लेता है और इनको जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते अंडों से तब तक इनको कैरी करके रखता है। इसके अलावा भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक सैलामेंडर है, यहाँ जो ये इसका हेड पोर्शन है, इसकी ये आपको टेल वाला भाग भी मड में कुछ बार दसा हुआ है। नेक वाले रीजन पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे जो एग हैं इन्होंने एक कोयल बनाया हुआ है, इनकी एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, अपने सुरक्षा करता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप जैसे इनकी पीठ वाले भाग पर कुछ एग चिपके हुए पाए जाते हैं। एडिशन विथ बॉडी में
इन द नॉर्दर्न डस्की सैलामेंडर, नॉर्दर्न डस्की जो सैलामेंडर डेस्मोगनेथस फस्कस जो है जिसकी फीमेल कैरीज द स्ट्रिंग ऑफ एग कोयल अराउंड हर नेक अंटिल दे हैच, अपने नेक के चारों तरफ एक कोयल बना लेती है, अंडों की एक स्ट्रिंग बना लेती है, रिंग लाइक बना लेती है और इनको कैरी करती है, इनकी सुरक्षा करती है जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते, मतलब इनमें से फूट के बाहर बच्चे नहीं आ जाते। इन मिडवाइफ टोड एलाइटस ऑब्स्ट्रेट्रिकेंस, जिस ये स्पीसीज का नाम है, ये जीनस है और ये स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम है। मिडवाइफ टोड में क्या होता है, फीमेल लेइंग एग, फीमेल ही अंडे देती है और जनरली सभी में फीमेल अंडे ही देते काम करते हैं। आफ्टर देन मेल फ्रॉग एडिशन ऑफ एग्स ऑन देयर हिंडलिंग्स, पीछे वाले पैरों में ये इन अंडों को चिपका लेते हैं। यहां पेरेंटल केयर मेल के द्वारा शो की जाती है। मेल यहां पर अपने अंडों के प्रोटेक्शन में काम कर रहा है, बराबर योगदान दे रहा है, इसलिए इसको मिडवाइफ टोड कहा जा रहा है। कोलोनिया एल्पिना ट्री फ्रॉग जो होता है उसमें भी बॉडी के साथ में अंडों को जोड़कर ये पेरेंटल केयर शो की जाती है। अब सेकेंड टाइप समझते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मार्सुपियम, मार्सुपियम का डेवलप होना, मार्सुपियम का बनना, यानी इनकी जो पीठ वाली जो स्थान होता है, जो बैक वाला जो रीजन है, पीठ वाला जो स्थान है, वहां इसकी स्किन के बीच में एक फोल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, बीच में स्पेस का डेवलपमेंट हो जाता है और वो मार्सुपियम की तरह काम करती है। जैसे कि इन सम फ्रॉग एंड टोड मार्सुपियम इज डेवलप्ड, और ये जो मार्सुपियम डेवलप होती है फ्रॉग और टोड में ही डेवलप हो पाती है और सभी में नहीं, कुछ में ही डेवलप हो पाती है। एक्चुअली जो जितनी भी हम पेरेंटल केयर के जो मेथड पढ़ रहे हैं ये अलग अलग फ्रॉग की जातियों में हमें अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। तभी तो हमने कहा है कि सबसे ज़्यादा पेरेंटल केयर में अगर डाइवर्सिटी है, बच्चों को केयर करने की या एग को केयर करने की जो डाइवर्सिटी है, वो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी एम्फीबियंस में ही पाई जाती है। चलो वापस हम मार्सुपियम की बात करते हैं। इन सम फ्रॉग एंड टोड मार्सुपियम इज डेवलप, इनको कहते हैं मार्सुपियल फ्रॉग और टोड्स कहा जाता है। फीमेल कैरीज द एग ऑन हर बैक, फीमेल अपने अंडों को पीछे पीठ पर कैरी करती है। आइदर इन ओपन ओवल डिप्रेशन, ये तो या अंडे के समान डिप्रेशन हो सकता है यानी गड्ढा हो सकता है, और एक क्लोज पाउच, और एक क्लोज पाउच भी हो सकता है इन बैक रीजन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं नोटोट्रेमा, नोटोट्रेमा में इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। गैस्ट्रोथीका में, जिसको मार्सुपियम फ्रॉग भी कहते हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। पाइपा पाइपा, जिसको कॉमन सूरीनाम टोड कहते हैं, इनमें भी ये देखने को मिलता है। आप यहाँ फ्रॉग को देखो, ये स्किन को हटाकर देखा गया है, इसमें एग अंदर स्टोर किए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको इस फ्रॉग में भी बहुत सारे एग अंदर स्किन के अंदर धसे हुए पाए जा रहे हैं और इसमें तो क्लियरली आपको बहुत सारे एग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के ये अलग अलग मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ऑर्गन्स एज ब्रॉड पाउच, यानी कुछ ऑर्गन्स ब्रॉड पाउच के रूप में विकास हो जाते हैं, उनमें डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत ही आश्चर्य विषय बात है। साउथ अमेरिकन मेल फ्रॉग राइनोडर्मा डार्विनी ऐसा एक फ्रॉग है जिसको हम साउथ, इसका ये स्पीसीज नेम हो गया और ये इसका कॉमन नेम हो गया। यूज देयर वोकल कॉर्ड, उनके जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड मीन्स जैसे मेंढक उसको आवाज करता है। यूज एज ए ब्रॉड पाउच इन रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन काल होगा उसमें अपने जो वोकल कॉर्ड होंगे उनको ब्रॉड पाउच के रूप में यूज करता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो वोकल कॉर्ड है मेल में ही, मेल फ्रॉग में ही पाए जाते हैं, फीमेल फ्रॉग में ये नहीं पाए जाते हैं। तो जो ब्रॉड पाउच का जो निर्माण होगा वो मेल फ्रॉग में ही होगा। अराउंड 10 to 15 एग्स कैरी फॉर देयर डेवलपमेंट, अराउंड इतने लगभग इतने अंडे डेवलपमेंट के लिए यहाँ ब्रॉड पाउच में रखे जाते हैं। फीमेल फ्रॉग ऑफ हाइलाम्बेटस ब्रेविसेप्स टेक केयर देयर एग इन बक्कल कैविटी। अब जो हमारी जो बक्कल कैविटी को हम समझते हैं तो फ्रॉग में भी ऐसी बक्कल कैविटी पाई जाती है।
तो उनकी बक्कल कैविटी में जो पर्टिकुलर स्पीशीज बताई हुई है हाइलम्बेटस ब्रेविसेप्स जो फ्रॉग है, वो अपने अंडों को बक्कल कैविटी के अंदर स्टोरेज रखते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो फ्रॉग है, जो फीमेल फ्रॉग है, ये है हाइलम्बेटस ब्रेविसेप्स। ये बक्कल कैविटी में आप इसमें छोटे छोटे बच्चों को देख पा रहे हैं, ये इनके अंदर सुरक्षा करते हैं। ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग जिसको कहते हैं हम रियोबैट्रिकस साइलस, फीमेल टेक केयर देयर एग इन स्टोमक। कितनी विचित्र बात है कि इसमें जो फीमेल होती है अपने अंडों को पेट के अंदर, स्टोमक वाले जो भाग में कैरी करती है, उसके अंदर रखती है। एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस दे कम आउट फ्रॉम देयर माउथ, और मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये माउथ रीजन से बाहर निकलते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में इस तरह का एग्जाम्पल हमारे सामने कभी नहीं आया है जिसमें गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन पाया जाता है। यानी ये जो एग होंगे वो जो लार्वा है उसमें कन्वर्ट होंगे, यानी उनमें मेटामॉर्फोसिस की जो प्रक्रिया होगी वो स्टोमक वाले रीजन में होती है, और स्टोमक में उनको जो हीट मिलती है वो गैस्ट्रिक रीजन में मिलती है, स्टोमक वाले रीजन में मिलती है। इसलिए इनमें इसको कहते हैं गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन। जैसे कि आप ये फ्रॉग है जो साउदर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग है, इसमें आप पेट में जैसे छोटे छोटे ये फ्रॉग जो टेडपोल हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे ये वापस माउथ से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में फ्रॉग अपनी जो खान पान की जो प्रक्रिया है वो उसको बहुत ही मिनिमाइज कर देता है। आप ये बात जानते हैं कि फ्रॉग के द्वारा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की प्रक्रिया भी शो की जाती है। मीन्स जब उनको अधिक गर्मी होती है और या अधिक सर्दी होती है तो वो कहीं अपनी जो एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कम कर लेते हैं एनर्जी बचाने के लिए। अब हम लास्ट मेथड समझते हैं विविपेरिटी। ट्रू विविपेरिटी तो नहीं पाई जाती है, लेकिन सम एन्यूरेंस आर ओवोविविपेरस, जिसको हम ओवोविविपेरस कह सकते हैं। एक्चुअली इनमें जो इनका जो जहाँ से बर्थ होनी होती है वहाँ पर बच्चे जनरेट किए जाते हैं। हालांकि उनकी जो एग जो फूटने की जो प्रक्रिया है वो अंदर ही हो जाती है, इसलिए इसको कि बच्चे दे रहे हैं, इस प्रक्रिया से हम विविपेरिटी नाम दे रहे हैं। ट्रू विविपेरिटी नहीं पाई जाती है। दे रिटेन एग इन द ओविडक्ट, अपनी जो ओविडक्ट है उसमें अंडों को रख लेते हैं। एंड फीमेल गिव राइज बर्थ ऑफ लिविंग यंग वन, और इनमें फीमेल के द्वारा यंग वन बच्चों को दिया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल बहुत ही रेयर हैं। अफ्रीकन टोड्स, अफ्रीकन टोड्स, नेक्टोफ्राइनोइडस, एंड दूसरी जो जीनस है सूडोफाइने में क्या होता है, गिव बर्थ टू लिटिल टोड। इन दो जीनस की कुछ स्पीसीज होती हैं, उनके द्वारा छोटे छोटे टोड्स दिए जाते हैं। यूरोपियन सैलामेंडर्स, सैलामेंड्रा इसकी स्पीसीज है। यूरोपियन सैलामेंडर का ये साइंटिफिक नेम है। ए प्रोड्यूस 20 और मोर स्मॉल यंग, छोटे छोटे इसमें 20 या 20 से ज़्यादा छोटे छोटे यंग वंस दिए जाते हैं। वाइल अल्पाइन सैलामेंडर, इसके अलावा अल्पाइन जो सैलामेंडर है जिसको नाम है सैलामेंड्रा अल्ट्रा, गिव बर्थ टू 1 और 2 फुली डेवलप यंग। और इस स्पीसीज के द्वारा, सैलामेंड्रा अल्ट्रा के द्वारा 1 या 2 फुल डेवलप यंग दिए जाते हैं, बच्चे दिए जाते हैं। कितनी विविधता है एम्फीबियंस में कि अलग अलग प्रकार के कितने सारे मेथड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इतने सारे को हम डिस्कस करना थोड़ा सा और याद रखना भी मुश्किल होता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण थे और जिनको हम ध्यान रख सकते हैं उनके बारे में यहाँ मैंने बात की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।